हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर 64 होने वाला है वो एज यूजुअल होने वाला है फुल फ्लैज क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि रिलेट करता है डेथ ऑफ पार्टनर से। बेसिकली हम आज की क्लास में वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और डाइट पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट हम किस तरीके से बना सकते हैं उसी की प्रैक्टिस करेंगे। बीते कुछ 3-4 लेक्चर से बेटा हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से फुल फ्लैज क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। क्योंकि बेटा ये एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स में अमूमन पूछ लिए जाते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा 1 मार्क्स भी यहाँ पर कम आए। तो हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का लेक्चर भी हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि हम किस तरीके से फुल फ्लैज क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा स्क्रीन पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, बट इसे करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद हो, इकबाल और कपूर वाला। तो इस मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको दिखा दूंगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए बेटा। ठीक है, वर्किंग नोट में मैंने कपूर का 3 महीने का प्रॉफिट निकाला था, जो कि मेरा आया था 3000। फिर मैंने कपूर का कैपिटल अकाउंट बनाया था और इसमें मैंने 8 आइटम्स डाली थी, जो कि मैं हर लेक्चर में बताता ही रहता हूँ। कैपिटल अकाउंट में जो आइटम्स थी वो लिखी, जो नहीं थी वो स्किप कर दी। उसके बाद बेटा कपूर का जो फाइनली बैलेंस आया था, जो उनके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, वो किया गया 38,200। फिर हमने कपूर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया बेटा, और हमने यहाँ पर ट्रांसफर करा कपूर का जितना भी कैपिटल का बैलेंस था 38,200। और क्योंकि पेमेंट यहाँ पर हम कर नहीं रहे थे कपूर को, कपूर के एग्जीक्यूटिव्स को, तो बैलेंस कैरी डाउन भी कितना आ गया 38,200। आई होप सो बेटा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो, और नहीं भी करा हो तो बेटा आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो और घर में इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ईमानदारी रखनी है, ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। हाँ, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आज की हमारी क्लास का कंसेप्ट है। बेटा इस क्वेश्चन को करना इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटिव अकाउंट को पेमेंट करेंगे, और पेमेंट तो करेंगे ही, बट एक साथ ना कर करना बेटा, इंस्टॉलमेंट में करेंगे, यानी टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बेटा यहाँ पर बोलते हैं ना कि अवेलेबल करा के दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जो है वो हमारा इस तरीके से है कि आरएसटी हमारे पास बेटा 3 पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। कहा कि 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। तो देखो इन्होंने जो बैलेंस शीट दी ना, वो 31 मार्च 2016 के दी, यानी ये बता रहे हैं कि हमारा जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को होता है। तो ईयर स्टार्ट कब से होता होगा? अप्रैल से। मतलब जो मेरा अब प्रेजेंट ईयर चल रहा होगा ना, वो अप्रैल से चल रहा होगा। ठीक है, अप्रैल टू मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर नेचर का। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब हमारा पार्टनर डाइड होता है तो हमें ये कैलकुलेट करना कि कितने महीने वो जिंदा था। तो नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारा कब ईयर स्टार्ट होता है और कब ईयर खत्म होता है। तो चलो यहाँ तो हमें पता चल गया कि ईयर कब खत्म होता है, मार्च में, तो स्टार्ट कब से होता होगा, अप्रैल से। बैलेंस शीट में बेटा इन्होंने लाइबिलिटी साइड हमें सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल प्रोवाइडेड करके दे दिए 40,000 एंड 50,000, 15,000। ठीक है, तो आपको पता ही है बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है जो हमें थर्ड पर्सन को पे करनी होती है, क्योंकि हमने इनसे गुड्स वगैरह उधार लिए थे तो इनको पेमेंट करनी बाकी है। सो दिस इज अवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको पता है बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको पार्टनरशिप हमने बचा के रखा था इस पर्पज से कि कल के दिन अगर किसी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम उसको बेटा कंपनसेशन दे पाए। तो आज बेटा अगर कोई पार्टनर डाइड होगा तो हमें ना इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ना अपने पार्टनर के बीच में बांट देना है। बट बांटने से पहले बस ये देखना है कि कोई क्लेम तो नहीं आया। अगर क्लेम आया तो रिजर्व में से लेस कर देना है, और आफ्टर दैट जो रिजर्व बचा होगा वो हमें ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रिसो के बीच में बांट देना है। बट क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ डाइट पार्टनर के ही कंटेक्स्ट में बात करनी है। आगे जाके हमें पता चलेगा कि टी डाइड हो रहा है, तो बस बेटा हमें टी का ही शेयर कंसिडर करना है। बोलो आपको बात समझ में आई? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ टीस का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं। तो वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तीनों ही पार्टनर के बीच में, आरएसटी के बीच में बटेगा, पर हम यहाँ पर कंसर्न किस पे रखेंगे बेटा? डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ओके, कि डाइट पार्टनर का कितना हिस्सा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। फिर कैपिटल दे दी बेटा आरएसटी की। ठीक है,
जो कि है 1,50,000, 1,25,000 एंड 75,000, एंड टोटल करके कैपिटल का बैलेंस दिया है 3,50,000। वहीं बेटा इन्होंने हमें कुछ एसेट्स दिए हैं, जैसे गुडविल। आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है वो परचेज गुडविल होती है ना। और इस परचेज गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रिसोर्ट राइट ऑफ करते हैं, और जब राइट ऑफ करते हैं तो इस गुडविल को राइट ऑफ करने से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम एसेट को खत्म कर रहे हैं बट हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं आ रहा, तो ये लॉस। क्योंकि देखो जब हम एसेट को बेचते हैं ना तो पैसा आता है, पर हम इसको बेच नहीं रहे, इसे राइट ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हम परचेज गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो ऐसे में बेटा पार्टनरशिप फर्म को नुकसान तो होता ही है, क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। तो इसको राइट ऑफ करने से जो नुकसान होता है वो हम बेटा किसको बांट देते हैं, अपने पार्टनर को बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रिसो। बट हमें सिर्फ किसके कंटेक्स में बात करनी है, डाइड पार्टनर के कंटेक्स में बात करनी है, जो कि यहाँ पर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन डाइड हो रहा है, टीज डाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेटा हमें दे दी 1 लाख रुपए की, ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। पेटेंट अभी हमें दिए हैं 30,000 रुपीज के। अब देखो लीज होल्ड और पेटेंट का मतलब क्या होता है। देखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि देखो अगर हम कोई ना कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी अगर शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे लेते हैं ना, तो वो हमारा एसेट नहीं होता, सिर्फ एक बोलते हैं प्रॉपर्टी हमने रेंट पे ले रखी है। अगर हम 1-2 साल के लिए रेंट पे लेते हैं, ठीक है। बट अगर वही प्रॉपर्टी, वही एसेट अगर हम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20, 25, 30 साल के लिए रेंट पे लेते हैं मेरे बच्चे, तो हम उसके लिए लीज वर्ड लिखते हैं। और क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीरियड हमने उसको अपने पास रखा है, बेटा देखो 10, 15, 20, 30 साल कोई बोलते हैं ना कि कम साल नहीं होते, कम ईयर्स नहीं होते। तो इसलिए मेरे बच्चे हम ना उसका मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमारी पार्टनरशिप फर्म ही ले रही है ना उस एसेट का। भले ही हमने उसे लीज पे ले रखा है, भले ही हमें एक समय पे उसको जाकर वापस कर देना है, बट उसका जो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो उससे फायदा हम ले पा रहे हैं, मेजोरिटी में तो हम ही ले पा रहे हैं ना, क्योंकि उस एसेट को तो यूज हम ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं ना, तो उसको लीज पे बोलते हैं कि लीज पे ले रखी है, और कहीं ना कहीं वो हमारा ही एसेट ट्रीट हो जाता है। भले उसका लीगल ओनर कोई भी हो बेटा, बट सब्सटेंस देखा जाए कि एक्चुअली में बेनिफिट कौन ले रहा है, तो बेनिफिट तो हमारी पार्टनरशिप फर्म ही ले रही है। इसलिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया कि ये हमारा क्या है, एसेट है 1 लाख रुपीज का। वहीं हमें पेटेंट दे दिए बेटा कितने के, 30,000 रुपीज के। पेटेंट आपको पता है बेटा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई इन्वेंशन या इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप हमने करा होगा, तो भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से हमने लाइसेंस लिया कि हमारी परमिशन के बिना ये बोलते ना इनोवेशन टेक्नोलॉजी कोई और यूज ना करे। तो जो पेटेंट हमने लिया है, लाइसेंस जो लिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये बेटा हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। मशीनरी तो आपको पता ही है बेटा, फैक्ट्री में लगी रहती है, तो ये भी हमारा एसेट ही है। स्टॉक आपको पता है मेरे बच्चे, अनसोल्ड गुड्स होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर ना बिक पाए, तो इस साल नहीं बिक पाया तो अगले साल तो बिक ही जाएगा ना। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम अपना क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं। दैट्स योर पॉइंट। डेटर्स बेटा ऐसे कस्टमर जिनको हमने सामान तो बेचा है पर अभी उनसे पैसे लेने बाकी हैं, तो ऐसे कस्टमर्स को हम अपने डेटर्स ट्रीट करते हैं, और ये हमारे एसेट होते हैं। कैसेट बैंक, बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है बेटा, बैंक में हमारा कैश है, तो बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या होता है बेटा, एसेट होता है। तो ये एसेट भी हमने यहाँ पर 40,000 से कोट कर रखा है। दोनों तरफ बेटा टोटल कर दिया बैलेंस शीट का 4,35,000। आई होप सो कि आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। टी डाइट हो रहा है बेटा 1 अगस्त 2016 को, अ, जो कि एग्री किया जा रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो टी डाइड हो रहा है 1 अगस्त 2016 को, तो ऑब्वियसली बात है हमारा प्रेजेंट ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, देखो खत्म 31 मार्च को होता है, तो स्टार्ट कब से हुआ होगा, अप्रैल से। तो मेरा पार्टनर अप्रैल में भी जिंदा था, मई में भी जिंदा था, जून में भी एंड जुलाई में भी। अगस्त ट्रीट नहीं करूंगा क्योंकि 1 ही अगस्त को बेटा ना मेरा पार्टनर क्या हो गया था, डाइड हो गया था। तो प्रेजेंट ईयर में मेरा पार्टनर कितने महीने जिंदा था, 4 महीने। और ये बातें कुछ एग्रीड करी जा रही हैं जो कि इस तरीके से हैं। पहले पॉइंट में लिख दिया कि जो गुडविल वैल्यूड होगी वो 2.5 ईयर परचेज के हिसाब से होगी, जो कि कैलकुलेट करा जाएगा एवरेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। मतलब हमें पिछले कुछ ईयर्स का, कुछ सालों का हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, इम्पैक्ट लेना है किसका, नंबर ऑफ ईयर परचेज का। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज ना हमें 2.5 ईयर के हिसाब से दिया है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ना बचपन में मैथ्स वाले सर हमें नहीं पढ़ाते थे, 2 2 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस कर दो 1 को, है ना, 2 2 जा 4 +1, तो ये हो गया 5/2। अब 5/2 बोलो या इसे 2.5 बोलो, बात एक ही है। पर मैंने अपने सॉल्यूशन में 5/2 लिखा, तो आई थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो गुडविल वैल्यूड करनी है 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज लास्ट ईयर प्रॉफिट्स विच वर, और बेटा पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। जैसे 12-13 का प्रॉफिट है 65,000, 13-14 का प्रॉफिट है 60,000, 14-15 का प्रॉफिट है 18,000, 15-16 का प्रॉफिट है 75,000। तो पिछले 4 साल का क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखा है, उसका एवरेज निकालना है। और 2.5 ईयर का क्या लेना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का इम्पैक्ट, और अपनी निकालनी है फर्म की गुडविल। जैसे ही आप फर्म की गुडविल निकाल दोगे ना बेटा, तो फर्म की गुडविल से ना आप डाइट पार्टनर की भी गुडविल निकाल सकते हो। और यहाँ डाइट कौन हो रहा है, टीज, तो आप टीज की गुडविल निकाल सकते हो। और टीज को गुडविल देंगे कौन, वो देंगे आर और एस। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में, ठीक है। अगर हमने आगे देखो बी सी डी पॉइंट पढ़ा, और अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो अगर नहीं दिखाई दिया अलग से, तो जो आर और एस के बीच में रेशो बच जाएगा ना 5:3, यही न्यू और यही गेनिंग रेशो होगा। बोलो बात समझ में आई। मतलब स्मार्ट वर्क आपको यहाँ गेनिंग रेशो नहीं निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में अलग से न्यू रेशो मेंशन नहीं है तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बी पॉइंट में लिखा है कि मशीनरी वैल्यूड हो रही है 1,40,000। तो वैल्यूड एट का मतलब होता है तक। तो आपकी मशीनरी कहाँ तक वैल्यू हो चुकी है, 1,40 तक, थी कितनी, 1,50। तो 1,50 से कितनी होगी, 1,40। तो बताओ मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, सर कम हो रही है। कितने से, 10,000 से। तो अगर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी में बेटा किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है ना, तो वो चेंज कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। या तो वो चेंज एक्सपेंस नेचर का होगा, या वो चेंज इनकम नेचर का होगा। जैसा भी है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो देखो अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना फुल फ्लैज क्वेश्चन की, वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बन ही नहीं रहा था, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी के होने वाली चेंज की कोई इन्फो नहीं थी। बट यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। फिर आगे बोला है पेटेंट भी वैल्यूड हो गए हैं एट कहाँ तक, 40,000 तक। तो मुझे बताओ पेटेंट कितने हमारे पास, 30, पर वैल्यू होकर कितने हो चुके हैं, 40,000 तक हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 30,000 का एसेट आपका कितना हो चुका है, 40,000 हो चुका है। तो बताओ पेटेंट जो आपका इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो सर वैल्यू तो बढ़ रही है। तो अगर आपके पेटेंट की वैल्यू बढ़ रही है ना बेटा, तो ऐसे में आपको फायदा होगा, और ये फायदा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेटा कितनी हो चुकी है, 1,25 की। पहले कितनी थी, 1,00,000, पर कितनी हो चुकी है, 1,25,000। तो आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितने से बढ़ा है, 25,000 से बढ़ा है। तो बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये फायदा कहाँ दिखा दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। तो जो ये बी वाला पॉइंट है ना सारा का सारा, ये किससे रिलेट करता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेट करता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस, ठीक है। सी पॉइंट में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 2016-17, कि 2016 और 17 में आपको जो प्रॉफिट निकालना है टी पार्टनर का। देखो हमारी लास्ट जो बैलेंस शीट क्लोज हुई है, वो हुई है 31 मार्च 2016 को। यानी आपका ना ईयर कब से स्टार्ट हो गया होगा, लास्ट ईयर 2015 से, बट खत्म हुआ है 16 में। यानी 2015 अप्रैल से स्टार्ट हो गया होगा प्रीवियस ईयर, और खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2016 को। तो जो हमारा प्रेजेंट ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल 2016 से, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2017 को। तो ये हमारा प्रेजेंट ईयर है 16-17। इसलिए इन्होंने ये लिख दिया कि अगर आप टीज का प्रॉफिट निकालना चाहते हो, क्योंकि हमारा टी ना बेटा 1 अगस्त को डाइड हुआ, तो प्रेजेंट ईयर में ना 4 महीने जिंदा था, तो हमें 4 महीने का प्रॉफिट तो निकालना होगा। तो आप प्रेजेंट ईयर में यानी 16-17 में अगर अपना प्रॉफिट निकालते हैं, तो जो प्रॉफिट 2016-17 में आप लेंगे शुड बी टेकन, जो लेंगे 16-17 का प्रॉफिट, प्रेजेंट का जो प्रॉफिट आप लेंगे वो लेंगे एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 2015-16। जो 15-16 का जो प्रॉफिट था ना, वही 16-17 का प्रॉफिट माना जाएगा। यानी जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, उसको ही आप अपना प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मानेंगे। अब प्रीवियस ईयर जो था हमारा, वो था 2015 एंड 16। अभी तो बताया था मैंने आपको, है ना। तो मुझे आप एक बात बताइए, 15-16 का प्रॉफिट हमें दिया है, हाँ देखो 15-16 का प्रॉफिट हमें दिया है, कितना दिया है, 75,000 दिया है ना, हाँ दिया है। तो ये जो 75,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है ना, इसको ही हम प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे। और फिर हम अपना टीज का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे 4 महीने का, क्योंकि हमारा पार्टनर डाइड हुआ है 1 अगस्त को। तो प्रेजेंट ईयर में वो कितने महीने जिंदा रहा, 4 महीने। फिर से बता रहा हूँ, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। ओके। तो डी पॉइंट में क्या है, सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी। 21,000 रुपये बेटा आप टीज के एग्जीक्यूटर को तुरंत पे कर रहे हो, एंड जो बैलेंस है उसको पे कर रहे हो 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में कहने का मतलब है कि बराबर
4 हिस्से करे जा रहे हैं एग्जीक्यूटर की पेमेंट के। जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है, मतलब 21,000 देकर, तुरंत देकर हमने उसे एक, आफ्टर दैट 1 लाख रुपए देने हैं एग्जीक्यूटर को। तो ना हम इस 1 लाख को ना 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, यानी 4 हिस्से कर रहे हैं। तो हर हिस्से में, हर हाफ ईयरली में, हर 6 महीने में हम कितनी कितनी पेमेंट करेंगे टीस के एग्जीक्यूटर को? 25 25 25 25, हर 6 महीने 25 25 25 करेंगे। हर साल भी कर सकते थे, एक एक साल में, पर क्वेश्चन ने कहा कि हर साल नहीं करना है, हर 6 6 महीने में करना है। हर साल के हिसाब से होता फिर हम वैसे ही पे करते, फिर तब हम 4 साल में पे करते। बट क्योंकि हाफ ईयरली पे कर रहे हैं 6 6 6 महीने में, तो ऐसे में हमने चारों पेमेंट जो कर देनी है वो 2 साल में कर देनी है। क्योंकि 6 6 महीने में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो साल में कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम? 2 बार, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट ईयर में हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 2 बार। तो वही बात है कि हम 2 साल के अंदर सारा, बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूटर का अकाउंट फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि आप जनरल एंट्री पास करो। चलो जनरल एंट्री तो हम पास कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कह रहे हैं कि टीस का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना, मतलब आप उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट पे पे करोगे, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, यानी 6 6 मंथ्स में। तो उसका भी अकाउंट आपको बनाना है और शो करके दिखाना है। हमने कहा ठीक है, बट याद रखो जब आप पे करेंगे तो 10% का इंटरेस्ट भी देंगे। सर ये क्या है? देखो बेटा, जब ना हम एग्जीक्यूटर को पे करेंगे तो देखो हमें एग्जीक्यूटर को पे ना 1 अगस्त को ही कर देना चाहिए था। क्योंकि जब हम टीस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो भी बैलेंस होगा 1 अगस्त को ट्रांसफर हो जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो 1 अगस्त को ना पेमेंट हो जानी चाहिए थी सारी, प्रैक्टिकली हो जानी चाहिए थी। पर बिजनेस ने क्या कहा? बिजनेस ने कहा हम सारी पेमेंट एक साथ ना कर कर टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करेंगे, आपको 6 6 महीने में करेंगे। और बेटा ये ना दुनिया का दस्तूर होता है बिजनेस में, खास तौर से, कि अगर आप पेमेंट डिले करते हैं, देर में पेमेंट करते हो, तो आपको ना इंटरेस्ट भी पे करना होता है। आप बैंक को देखो बेटा, बैंक हमको लोन आज ही की डेट पे प्रेजेंट में दे देती है, बट हम लोन का जो पैसा वापस करते हैं बैंक को, वो आज नहीं करते, वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में करते हैं। तो उसी हिसाब से बैंक फिर हमसे क्या लेता है? इंटरेस्ट, क्योंकि हम लेट पेमेंट कर रहे हैं ना बैंक को। तो ऐसे में जो टाइम फैक्टर है, इन्फ्लेशन फैक्टर है, क्योंकि समय के साथ मार्केट में इन्फ्लेशन भी आता है ना, महंगाई भी होती है, ठीक है, लेट पेमेंट भी हो रही है बैंक को, तो बैंक क्या करता है? इन सब का एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी है, एग्जीक्यूटर भी कह रहे हैं भाई हमको 10% का क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो हमें 10% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जब मैं एग्जीक्यूटर को 25 25 25 हजार रुपए दे रहा हूँ, तो 25 हजार के अलावा मुझे अपने एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है बेटा, जिससे कि हमारा समय बच पाए। तो देखो वर्किंग नोट में ना, क्या लगता है आपको? सबसे पहले वर्किंग नोट में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले मैंने गुडविल की कैलकुलेशन करी है। सिंपल बेटा सिंपल, 4 साल के मुझे प्रॉफिट दिए हैं, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, फर्म की गुडविल निकालो। अब फर्म की गुडविल से किसकी गुडविल निकालो? डाइट पार्टनर यानी टीस की। तो देखो मैंने सबसे पहला वर्किंग नोट कैलकुलेट करा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशो, ठीक है, गेनिंग रेशो। अब ऑब्वियस ही बात है, हमें अगर टीस की गुडविल निकालनी है तो पहले हमें किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी? फर्म की गुडविल। अब क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड लग रहा है, तो यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से फर्म की गुडविल निकाली है। और ये हमने बेटा चैप्टर नंबर 2 जो गुडविल का था पार्टनरशिप का, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से देखा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, सब पढ़कर आए थे बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड सबको ही क्लियर होना चाहिए। तो फर्म की गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट देखो अभी पता तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तो निकाला है बट अभी तो नहीं पता। बट एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। अब आपको क्या करना है? पिछले जो 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 65 60 80,000 75,000, इन्हें प्लस करना है और डिवाइडेड बाय कर देना है नंबर ऑफ ईयर। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4। तो अगर हम सारे प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं ना बेटा, तो ये 2,80,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। तो अल्टीमेटली अगर आंसर सॉल्व करोगे ना, इतना मुझे लगता है काट पीट के आंसर निकाल सकते हो यार, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? 70,000। तो एवरेज प्रॉफिट 70,000 आया, फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये 70,000 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2.5 ईयर। तो मैंने बार बार किया है, जब हम छोटे छोटे थे 6th 7th 8th 9th क्लास में, तो मैथ्स वाले सर बताते थे कि इन फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करा देते थे, 4 को फिर प्लस कर देते थे 1 से, तो ये हो जाता था 5, डिनोमिनेटर में 2 ही रहता था, 5/2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2.5 आएगा, आप इसे 2.5 बोलिए या 5/2, दोनों बातें सेम है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? 5/2, ठीक है।
2 से 75 जाएगा 35 टाइम्स 35,000। 35 के मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1,75,000। तो बताइए फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,75,000। यहाँ से हमने आराम से किसकी गुडविल कैलकुलेट कर दी, टी शेयर ऑफ गुडविल कितनी, हमने कहा फर्म की गुडविल है 1,75,000 और हमारा जो टीस का शेयर है, टीस का शेयर है 2/10, है ना 2/10। तो हमने क्या करा 1,75,000 का 2/10 निकाला, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 17,500। 17,500 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 35,000। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में अलग से कहीं न्यू रेशो दिया ही नहीं है, देखो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा बेटा, हमें कहीं भी क्वेश्चन में अलग से न्यू रेशो दे ही नहीं रखा। तो जो रिमेनिंग रेशो है ना, यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो हो जाएगा आर और एस के बीच में, क्योंकि बेटा टी अपना शेयर छोड़कर चला जाएगा, टी का शेयर कौन ले लेंगे आर और एस, तो आर और एस गेन करेंगे बेटा। क्या आपको बात समझ में आई? और अगर आर और एस गेन करेंगे तो आर और एस पर्सनली किसको गुडविल देंगे बेटा, पर्सनली किसको गुडविल देंगे, टी को। तो यहाँ आर बोलेगा देख टी तेरे को ना 35,000 की गुडविल मिलनी चाहिए, बट मैं तुझे उतने से ही दे पाऊंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ हमारा आर 35,000 की गुडविल देगा बट 5/8 के हिसाब से, क्योंकि टोटल गेनिंग बोलते हैं ना कि गेनिंग रेशो, टोटल जो गेनिंग रेशो होगा वो 8 टाइम्स होगा, पर हमारा आर 5 टाइम्स गेन कर रहा है 8 में से, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 5/8। वैसे ही एस कितने से गेन कर रहा है 3/8 से, तो आर बोलेगा 35,000 का यार मैं ना 5/8 ही दे पाऊंगा क्योंकि मैं इतने से ही गेन कर रहा हूँ। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21,875। आई होप सो कि आप 8 को 35 से कैंसिल आउट करके जो रिमेनिंग आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही एस भी बोलेगा देख भाई टी तेरे को गुडविल मिलनी चाहिए 35,000, बट मैं तो तुझे दे पाऊंगा 3/8 से, तो 35,000 का अगर 3/8 निकालते हो तो कितना आएगा ये 13,125। ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो ये 35,000 ही आएगा, और देखो टी को गुडविल मिल जाएगी 35,000 रुपए की। तो ये हमने देखो गुडविल का भी वर्किंग नोट यहाँ पर कर लिया। बट मैं आपको बस बेटा ये बता दूं बार बार कि जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है और जो बाहर जो हम गुडविल वैल्यू कर रहे होते हैं, दोनों अलग अलग होती है। अंदर वाली गुडविल जो होती है बैलेंस शीट के अंदर वो परचेज गुडविल है, वो हमने किसी के बिजनेस को एक्वायर करा होगा, तो हमने उस बिजनेस की गुडविल भी खरीद ली होगी, तो वो था तो इंटेंजिबल एसेट, बट एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो हमें अलाउ करता है। वैसे AS 26 ना इंटेंजिबल एसेट का होता है, तो हमें ना जो हमारा AS 26 होता है जो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बात करता है, वो हमें अलाउ करता है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई परचेज गुडविल अराइज हो रखी है, दिख रही है, तो आपको उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, क्योंकि यहाँ पार्टनर डाइड हो रहा है, तो पहले एग्रीमेंट RST के बीच में था, बट अब एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, RS के बीच में। तो इसलिए मेरे बच्चे AS 26 कहता है कि अगर किसी भी तरीके से फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो हमें परचेज गुडविल क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, इसलिए हम इसे राइट ऑफ करते हैं। पर फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट हम गेनिंग रेशो में करते हैं। बोलो बात समझ में आई? दोनों गुडविल अलग अलग होती है, इसलिए ये हमने फर्म की गुडविल से डाइट पार्टनर की गुडविल निकाली, और डाइट पार्टनर की जो गुडविल है वो किन से ली गई, आर और एस से ली गई गेनिंग रेशो में। उसके बाद बेटा हमने देखो बी पॉइंट हमारा रिवोल्यूशन का, इसका काम रिवोल्यूशन अकाउंट में होगा, अभी हमारे वर्किंग नोट बन रहे हैं। तो सी पॉइंट है टीज का प्रॉफिट निकालने का। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वर्किंग नोट है ना, वो है कैलकुलेशन ऑफ टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। बताइए कितने महीने जिंदा था वो, 4 महीने, तो हमें 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है। अब टीज का प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, टीज का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में लिखा था कि अगर हमें टीज का प्रॉफिट निकालना है 2016-17 का, तो 2016-17 का प्रॉफिट वही होगा जो सेम स्केल में था 15 और 16 में। तो 15-16 में कितना प्रॉफिट था बेटा 75,000, तो हमने कहा वही इस साल का भी प्रॉफिट मान लिया जाएगा, इस साल का पूरा प्रॉफिट। भले ही अभी इस प्रेजेंट ईयर में 4 महीने हुए हैं, बट हम एज्यूम करें जो पिछले साल का प्रॉफिट है ना वही इस साल का होगा, तो इस पूरे साल का प्रॉफिट हमने कितना मान लिया 75,000। अब हमने कहा हमारा टीस का शेयर कितना है, टीस का शेयर कितना है 2/10, वो क्वेश्चन में हमें दे ही रखा था, है ना। टीस का शेयर कितना है 2/10, तो हमने यहाँ लिख दिया। और हमने कहा कि अगर इस साल का प्रॉफिट है 75,000, तो अगर मैं इसमें अपना डाइट पार्टनर का शेयर भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो डाइट पार्टनर का प्रॉफिट तो आएगा, पर वो पूरे साल का आएगा। बट मेरा डाइट पार्टनर ना बेटा पूरे साल जिंदा ही नहीं था, सिर्फ 4 ही महीने जिंदा था, इसलिए बेटा हमें प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम कहेंगे 12 महीने से, 12 महीने में से हम डाइट पार्टनर का सिर्फ कितने महीने का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 4 मंथ का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट कर दिया 4/12। अब जाकर सॉल्व करता हूँ तो प्रॉफिट निकल कर आता है डाइट पार्टनर का 5,000 रुपीज़ का। अब क्योंकि मेरे बच्चे क्वेश्चन में न्यू रेशो है नहीं,
दिया ही नहीं है, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन में न्यू रेशो है नहीं। तो जो मेरा रिमेनिंग रेशो है ना, यही मेरा न्यू रेशो, मतलब न्यू रेशो मेरा कोई अलग से नहीं दे रखा है, डिफरेंट न्यू रेशो कोई मुझे दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। तो जो मेरा ये रिमेनिंग रेशो है ना, यही आरआरएस का न्यू रेशो बनेगा, यही गेनिंग रेशो है। तो यहाँ पर अगर रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो होता है बेटा, तो जो प्रॉफिट हम निकालते हैं डाइट पार्टनर का, उसे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की मदद से हम दे देते हैं। बट अगर हमारा क्वेश्चन में न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट होता, तो फिर हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, और फिर इस 5,000 को कौन देते, आर और एस देते अपने गेनिंग रेशो के अनुसार। जैसे ये गुडविल दी थी, ठीक है, टी को, वैसे फिर ये प्रॉफिट भी दिया जाता पीएनएल सस्पेंस के थ्रू नहीं, बट गेनिंग रेशो के थ्रू, अगर न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट होता। तो पीएनएल सस्पेंस का जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से होता है, न्यू रेशो है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया है न्यू रेशो अलग से, तो फिर गेनिंग रेशो में बांटते हैं पीएनएल सस्पेंस का प्रॉफिट। और अगर न्यू रेशो नहीं दिया है, रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है, तो ऐसे में मेरे बच्चे हम इस प्रॉफिट को डायरेक्ट पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही डाइट पार्टनर को दे देते हैं। लॉजिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से दिए थे जब मैंने आपको डाइट पार्टनर का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेट करना सिखाया था, टर्नओवर बेसिस एंड टाइम बेसिस से। ठीक है, चलो बोलो, बात समझ में आ गई। फिलहाल यहाँ न्यू रेशो चेंज नहीं हो रहा बेटा, तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है, तो ये प्रॉफिट हम डायरेक्ट पीएनएल सस्पेंस के नाम से अपने डाइट पार्टनर को दे देंगे। और अमूमन न्यू रेशो होता भी नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल से दिया रहता है यहाँ पर। तो ज्यादातर जो प्रॉफिट आता है वो पीएनएल सस्पेंस के नाम के थ्रू ही डाइट पार्टनर को मिल जाता है। ठीक है, बोलो, बात समझ में। फिर उसके बाद बेटा देखो, हमने वर्किंग नोट बना दिया, हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, टीस की गुडविल निकाल दी, गेनिंग रेशो में ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद हमने टीस का प्रॉफिट निकाल दिया अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। हमारा वर्किंग नोट बनकर तैयार हो चुका है। अब आराम से बैठ के हम प्रिपेयर करेंगे बेटा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बी पॉइंट में हमें बता रखा था कि हमारी मशीन, पेटेंट और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो चेंजेस एसेट से रिलेटेड हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट सबको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड बेटा एक्सपेंस की होती है, क्रेडिट साइड आपकी इनकम की होती है। ठीक है, अब देखो, आपका मशीनरी ना पहले 150 का था, बट कितने का हो गया, 140 का, तो 10,000 का नुकसान हुआ है। तो ये 10,000 का जो नुकसान हुआ है मशीन का, इसको हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस दिखा देंगे कि भाई ये नुकसान हो गया 10,000 का। वहीं पे बेटा हम देखें तो हमारा पेटेंट 40,000 का हो गया है। पहले कितने का था पेटेंट बेटा, 30,000, अब कितने का हो गया, 40,000, तो 10,000 से मेरा पेटेंट बढ़ा। और मेरे बच्चे जो मेरा बोलते हैं ना कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी था, वो 1 लाख से कितना हो गया, 1,25,000 हो गया, तो 25,000 से मेरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी बढ़ गया। तो पेटेंट मेरे 10,000 से बढ़ गए और लीज होल्ड प्रॉपर्टी मेरी 25,000 से बढ़ गई। तो बाय पेटेंट एंड बाय लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिखकर हमने यहाँ पर इनको अपनी इनकम दिखा दिया कि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें फायदा हो रहा है। अब और कोई आइटम था नहीं, देखो बस यही बी आइटम था जो कि रिलेट करता है किससे, रिवोल्यूशन से, क्योंकि ए फर्म की गुडविल से रिलेट करता था, जहां से हमने डीसी गुडविल निकाली, इसका तो कोई ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन से होता ही नहीं है। सी पॉइंट में बेटा प्रॉफिट निकालना था अप टू द डेट ऑफ द डेथ, इसका भी कोई लिंक नहीं है रिवोल्यूशन से। डी पॉइंट में एग्जीक्यूटर को कैसे पेमेंट करनी है उसके बारे में बताया गया है, तो इसका भी कोई लिंक रिवोल्यूशन से नहीं है। सिर्फ बी ही पॉइंट थे जो रिवोल्यूशन में जाने लायक थे, वो हमने डाल दिए। अब मैं ये देखूंगा कि रिवोल्यूशन की क्रेडिट यानी इनकम साइड बड़ी है, ये एक्सपेंस साइड बड़ी है। तो क्या लगता है बेटा कौन सी साइड बड़ी है? तो देखो, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 35 और डेबिट साइड का टोटल है सिर्फ 10,000। तो ऑब्वियसली बात है हमारी इनकम साइड बड़ी है, तो जो इनकम का टोटल है ना वही हमारा एक्सपेंस का टोटल हो गया, यानी 35-35। अब मैंने 35,000 की इनकम में से 10,000 का एक्सपेंस लेस कर दिया, तो मेरा जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया डेबिट साइड में, वो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच में ट्रांसफर कर दिया आरएसटी के बीच में। तो कितना आएगा, 35 में से 10,000 घटा देंगे तो 25,000 का प्रॉफिट आएगा जो आरएसटी के बीच में बटेगा। कौन से रेशो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 5:3:2 था, यानी 5/10, 3/10, 2/10। सॉल्व करते हुए बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2500 इंटू 5, 2500 इंटू 3, 2500 इंटू 2 आप आराम से कर सकते हो। तो आप अपना आंसर ये निकाल सकते हो। एक का प्रॉफिट आया 12,500, एक का आया 7,500, एक का आया 5,000।
टोटल कितना आ गया प्रॉफिट, 25,000 रुपये। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो बात समझ में आ गई। ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनकर हमारा तैयार हो गया। इसके बाद बेटा हमने टीज कैपिटल अकाउंट बनाया। टोटल टीज कैपिटल में कितने आइटम्स आते हैं, देखो जब हम डायरेक्ट पार्टनर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बेटा टोटल कितने आइटम्स आते हैं, 8 आइटम्स आते हैं, 8 आइटम्स आते हैं। ठीक है, पहला आता है ओपनिंग कैपिटल, फिर आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, फिर आता है डाइट पार्टनर की गुडविल, फिर आता है लुकआउट बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो हमें आज बांटने हो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। सिक्स्थ में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। सेवंथ में आता है ड्राइंग। एट्थ में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 8 पॉइंट आते हैं आपके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो हम टीज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। जनरली बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप जितनी फेवरेबल चीजें डालोगे उससे उसका अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप पार्टनर को अनफेवरेबल लॉसेस वगैरह दोगे तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा, रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से बेटा बिजनेस की लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो डेबिट होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला आइटम आता है ओपनिंग बैलेंस, यानी जो लास्ट बैलेंस शीट में जो कैपिटल थी डाइट पार्टनर की, डिजीज पार्टनर की, वो यहाँ पर क्रेडिट करी जाती है, यानी डाइट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करी जाती है। तो टीज का जो पहले से बैलेंस था कैपिटल का वो कितना था बेटा, 75,000। तो यहाँ पे देखो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे ओपनिंग कैपिटल की तरह ट्रीट किया और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा कितने से, 75,000 से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो अभी अभी हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था और रिवोल्यूशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ 12,500, 7,500, 5,000। हमने बेटा यहाँ से प्रॉफिट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है ना, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, हमें तो सिर्फ किससे मतलब है बेटा, टी से, क्योंकि हमें सिर्फ टी का ही अकाउंट बनाना है डिजिस पार्टनर का। आर एस का बना रहे होते तो ट्रांसफर कर रहे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि टीस का ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो टीस का ही प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि है 5,000। क्योंकि इससे इसका अकाउंट बढ़ेगा, प्रॉफिट दे रहे हैं बेटा हम, तो क्रेडिट साइड पे आया क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट पे आता है डिजीज पार्टनर डाइट पार्टनर का गुडविल। तो डाइट पार्टनर का गुडविल बेटा हमने निकाल लिया था। फर्म की गुडविल हमारी 1,75,000 आई थी और फर्म की गुडविल से हमने डाइट पार्टनर का शेयर यानी टीस का शेयर मल्टीप्लाई करा था, तो टीस की गुडविल आ गई थी 35। पर टीस को ये गुडविल दे कौन रहा है, आर और एस अपने गेनिंग रेशो में। तो जो रिमेनिंग रेशो था वही यहाँ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो है, क्योंकि अलग से न्यू रेशो मेंशन नहीं है। इसलिए बेटा आर और एस ने अपने गेनिंग रेशो 5:3 में, यानी 5/8, 3/8 में 35,000 को बोलते हैं ना कि प्रोवाइड कर दिया, दे दिया किसको, टी को। तो आर ने कितनी गुडविल दी, 21,875, और एस ने कितनी दी, 13,125। तो यहाँ पर मेरे बच्चे बाय आर्ट्स कैपिटल एंड बाय एस कैपिटल करके हमने यहाँ पर अमाउंट कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। 21,875, 31,125, टोटल करते तो 35,000 आता है। पर आर ने कितना दिया, 21,875। एस ने कितना दिया, 13,175। टीचर को बता दिया, एग्जामिनर को बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, हमने उसको बता दिया कि वर्किंग नोट फर्स्ट में देख लेना, वहां पे हमने निकाल कर दिखा रखा है। ठीक है, तो इससे अच्छा लगता है टीचर को भी कि बच्चे ने एफर्ट करा है, हर एक चीज मुझे अच्छे से क्लियरली शो करके दी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखो आर और एस किसको दे रहे हैं गुडविल, टी को, तो टी का अकाउंट तो बढ़ गया टोटल 35,000 से, इनको जोड़ोगे तो 35 ही आएगा। तो देखो अगर आर और एस ना टी को दे रहे हैं तो बाय आर से एंड बाय एस करके हमने टी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। पर टी ले भी तो रहा है ना आर और एस से, तो हमें आर और एस का ना कैपिटल अकाउंट रिड्यूस भी करना चाहिए था। पर क्या करें बेटा, आर और एस का कैपिटल अकाउंट यहाँ बन नहीं रहा है, तो हम उनका अकाउंट रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, अगर बना रहे होते आर और एस का अकाउंट, क्वेश्चन बोलता बनाने के लिए, तो तब मैं उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर रहा होता, बट यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर में अमूमन हम डाइट पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आर और एस के थ्रू हमने टीस को गुडविल दे दी। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट दिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक परचेज गुडविल दी थी एसेट साइड, जिसको राइट ऑफ करने से होगा पार्टनर को लॉस। तो मुझे एक बार बताओ, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, क्या करेंगे सर, इसे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड तो बांट देंगे, बट हमारा जो कंसर्न है ना वो सिर्फ डाइट पार्टनर से, तो हम डाइट पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। तो 30,000 में हम ढूंढेंगे कि टीस का हिस्सा कितना है, 2/10। तो हम 30,000 का 2/10 निकालेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे देंगे किसको, टीस को। और पता है मैंने डायरेक्ट 30,000 क्यों बांट दिया 2/10 में टीस के बीच में, क्योंकि कोई क्लेम आया ही नहीं था इस वर्कमैन कंपनसेशन में,
कोई क्लेम आया ही नहीं था। तो जब कोई क्लेम आया ही नहीं तो हम इस रिजर्व को डायरेक्ट अपने पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। तो हमने लिखा बाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और टीस का जो प्रॉफिट आया कैसा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, 30,000 का 2/10 सॉल्व करोगे तो 6,000 ही आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ क्लियर है। इसके बाद बेटा एक हमारे पास परचेज गुडविल था, इसको राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करने से इसे लॉस होता है बेटा, और ये लॉस हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो इससे ना डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होगा। तो वैसे गुडविल का अमाउंट है 25,000, बट हम यहाँ पर सिर्फ किसका कंसर्न देखेंगे, डाइट पार्टनर का। तो डाइट पार्टनर का शेयर क्या है, 2/10 तीस का। तो 25,000 का 2/10 निकालते हैं तो कितना आएगा, 5,000। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट होता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ कितना आया बेटा, 5,000 निकल कर आया। और ये 5,000 का प्रॉफिट अगर हम 4 महीने का दे रहे हैं अपने पार्टनर टीस को, तो किसके नाम के थ्रू दे देंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है अलग से। तो जो रिमेनिंग रेशो है यही न्यू रेशो है, हमारा न्यू रेशो कोई डिफरेंट रेशो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हम जो प्रॉफिट देंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दे देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टीचर को बोल दिया कि भाई वर्किंग नोट सेकंड में निकाला है, जाकर देख लो। तो ये निकाला है हमने, और यहाँ पर हमने डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 4 महीने का भी प्रॉफिट बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की मदद से। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता या सैलरी या कमीशन, तो मैं दे रहा होता है क्रेडिट साइड, क्योंकि डाइट पार्टनर को 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन दिया जाता है। पर मेरे बच्चे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन है नहीं, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, 6 पॉइंट को। 7th पॉइंट होता है बेटा हमारा ड्राइंग का। क्या हमें ड्राइंग दी है, नहीं। क्या हमें पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है? जब ड्राइंग नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे हो सकती है, बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर बात तो सही है, तो ये भी नहीं है। तो ये हमने स्किप कर दिया, ये हमारा 7th पॉइंट होता है, ये हमारा 8th पॉइंट होता है। बोलो क्लियर है? तो ये भी नहीं है तो इन्हें भी स्किप कर देंगे, बात खत्म। अब मुझे डैम श्योर है कि मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट साइड को प्लस करूंगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। तो जितने भी क्रेडिट बैलेंसेज हैं इनको प्लस किया जाएगा, और ये टोटल करके कितना आ रहा है, 1,26,000। तो जो क्रेडिट का टोटल है ना वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। पर यहाँ पर ना हमें डेबिट में एक लॉस हुआ था, तो 1,26,000 में से जैसे ही 5,000 लेस करूंगा तो डेबिट में एक बैलेंस आएगा 1,21,000, जो फाइनली किन को दिया जाएगा, टीज के एग्जीक्यूटर यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाएगा। तो हमने लिख दिया टू अमाउंट पेबल टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, या टू अमाउंट ट्रांसफर टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आप लिख सकते थे। पेबल की जगह पे आप ट्रांसफर शब्द भी लिख सकते थे, ठीक है। 1,21,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो टीज का जितना भी कैपिटल का बैलेंस आ रहा था ना, वो हमने भेज दिया कहाँ, टीज के एग्जीक्यूटर में। तो टीज के जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी थी बिजनेस के लिए, पर बिजनेस ने जो भी लाइबिलिटी का बैलेंस आ रहा था 1,21,000 वो भेज दिया एग्जीक्यूटर में। तो टीज कैपिटल जो लाइबिलिटी थी, अब वो लाइबिलिटी क्या हो गई आपकी, रिड्यूस होगी, इसलिए डेबिट साइड में आया। पर जब एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि अब इसको लाइबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि टीज के कैपिटल के बैलेंस को आपने कहाँ भेज दिया, टीज के एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज दिया। और क्योंकि यहाँ पर बेटा हम 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं विद डेट्स के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट का फॉर्मेट होगा वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेट भी कंसिडर अप की जाएगी। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की। और जो भी कैपिटल का बैलेंस आ रहा था डाइट पार्टनर का, वो हमने भेज दिया एग्जीक्यूटर में। तो अब एग्जीक्यूटर लाइबिलिटी अकाउंट है, जितना लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट, जितना हम एग्जीक्यूटर को पे करेंगे उतना लाइबिलिटी रिड्यूस होगा। तो हमने लिखा कि यहाँ बैलेंस आया 1 अगस्त को, क्योंकि हमारा पार्टनर डाइट कब हुआ था, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को ये बैलेंस ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया। तो ये एग्जीक्यूटर में बैलेंस कहाँ से आए, टीज कैपिटल अकाउंट से। तो टीज कैपिटल अकाउंट में तो एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हम भेज रहे हैं एग्जीक्यूटर में। पर एग्जीक्यूटर में तो आ रहा है ना बेटा बैलेंस, तो यहाँ हमने क्रेडिट साइड में लिखा है 1 अगस्त को बाई टीज कैपिटल अकाउंट 2016 में, ठीक है। बोलो बात समझ में। क्वेश्चन ने कहा था डी पॉइंट में कि 21,000 आपको पेड करने इमीडिएटली। तो 21,000 मुझे पे करने इमीडिएटली, तो सोचो अगर एग्जीक्यूटर को सेम 2016 1 अगस्त में अगर मैं इमीडिएटली पे करता हूँ 21,000 रुपए, तो इससे बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम।
तो सोचो 1,21,000 में से अगर 21,000 में तुरंत पे कर देता हूँ, तो बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर देता हूँ, तो बताइए अब मुझे कितनी पेमेंट करनी बाकी है? 1,00,000। और इस 1,00,000 की पेमेंट मैं 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूँ। तो इनकी पेमेंट 4 बराबर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करी जाएगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे 1,00,000 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो हर हाफ ईयर में, हर 6 महीने में मुझे कितनी पेमेंट करनी है? 25,000। और हर 6 महीने में मुझे 25,000 पेमेंट तो करनी है, पर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% के हिसाब से भी करनी है, यानी इंटरेस्ट भी एग्जीक्यूटिव्स को देना है। अब देखो, एक बात ध्यान में रखना बेटा, जब हम कोई इंस्टॉलमेंट बनाते हैं ना, यानी जब भी हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट जब भी हम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, तो दो चीज़ों की पेमेंट करते हैं, एक प्रिंसिपल की यानी एक जो मेन अमाउंट है उसकी, और एक हम पेमेंट कर रहे होते हैं इंटरेस्ट की। दोनों का जब ऐड किया जाता है ना, तो इट बिकम्स अ इंस्टॉलमेंट, इसे इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। तो जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, यानी 6 महीने बाद, तो उसमें कुछ पैसा तो एग्जीक्यूटर का होगा जो उनको पे करना है, बट उसी के साथ साथ उसमें कुछ पैसा इंटरेस्ट का भी होगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब देखो, अब क्योंकि ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है? अगर मेरा पार्टनर डाइड हो रहा है 1 अगस्त को, ठीक है, यानी 1 अगस्त को डाइड हो रहा है और मैं 6 6 महीने में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी पेमेंट होगी कब से? तो देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अगस्त से तो अगस्त पूरा काउंट होगा बेटा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो जनवरी के एंड में यानी 31 जनवरी को मेरी पहली पेमेंट होगी। फिर उसके बाद फरवरी और मार्च। पर गाइस याद रखना, मार्च में जैसे ही मैं पहुंचूंगा, तो मार्च में ना मेरे बच्चे, मेरा होता है अकाउंटिंग ईयर क्लोज, तो मुझे अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? बट यस, पेमेंट की अगर बात करूँ तो फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। बोलो, बात समझ में आई? तो मेरी जो दूसरी पेमेंट होगी वो होगी 31 जुलाई। फिर बेटा याद रखना, ये 1 अगस्त 2016 था जब मेरा पार्टनर डाइड हुआ था, पर जैसे ही आप जनवरी में पहुंचोगे तो आपका सन चेंज हो जाएगा, 2017, ठीक है? और फिर ये सन चल रहा होगा सेम ही, 2017 ही चल रहा होगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है? फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो पेमेंट होगी वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फिर मैं अपनी पेमेंट कब करूंगा? फिर मैं अपनी पेमेंट करूंगा बेटा 31 जैन को, और क्योंकि जैन में आ गई तो सन चेंज हो जाएगा, 2018। फिर उसके बाद फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। क्या आपको बात समझ में आती है? और 31 जुलाई को मैं पेमेंट, तो आप देख रहे हो ना, पैटर्न सेम है मेरा। पहली पेमेंट मैं 31, सॉरी, पहली पेमेंट मैं करूंगा 31 जनवरी को, फिर दूसरी पेमेंट करूंगा 31 जुलाई को, फिर 31 जन, फिर 31 जुलाई। मतलब हर 6 6 महीने में पेमेंट होगी। पर याद रखना, बीच बीच में मेरे अकाउंटिंग ईयर क्या हो रहे होंगे? क्लोज। पहला मार्च में होगा, 2017 मार्च में। फिर उसके बाद मेरा जो दूसरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वो होगा 2018 मार्च में, ठीक है? तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है जब मैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना रहा हूँ। फिलहाल अभी आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मैंने ये बताया कि मेरी पेमेंट की डेट कौन कौन सी होंगी और कब कब मेरे अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहे हैं। तो पहली पेमेंट 31 जनवरी को, पर उसके बाद मार्च में मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, तो मुझे अकाउंट क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को मैं अप्रैल में भेजूंगा, और दोबारा फिर अकाउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा। मैं सब बताऊंगा बेटा, अभी आप अकाउंट देखना, समझ में आएगा। फिर उसकी पेमेंट करूंगा मैं नेक्स्ट हाफ ईयर की 31 जुलाई को, फिर नेक्स्ट पेमेंट करूंगा 31 जनवरी को। बट उसके बाद फिर से मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक बैलेंस निकालूंगा, उस बैलेंस को मैं अप्रैल में ट्रांसफर करूंगा, एंड फिर मैं अपनी लास्ट पेमेंट कब कर दूंगा बेटा? जुलाई को। और उसी के साथ मेरा जो 30 का एग्जीक्यूटिव अकाउंट है वो फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ एग्जीक्यूटिव अकाउंट ऑलरेडी बनाया है, ठीक है? आप आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो किसी किसी चीज की ना रिस्पेक्ट करनी होती है, तो इसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कहीं बच्चे इसे गलत कर सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। चलो ना एवरीवन, बेटा ये जो हमारा अकाउंट है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्रेडिट साइड से। ऑब्वियसली बात है, टीज के एग्जीक्यूटर में बैलेंस कहाँ से आया है? टीज कैपिटल से। कौन सी तारीख को आया बेटा? 2016 1 अगस्त को, क्योंकि हमारा पार्टनर डाइड ही 1 अगस्त 2016 को हुआ है। तो टीज एग्जीक्यूटर बिजनेस के लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड में ही आएगा बाई टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000, क्योंकि हमने टीज के एग्जीक्यूटर को कितना बैलेंस पे करना बाकी था? 1,21,000। तो यहाँ पे बेटा लाइबिलिटी ट्रीट करते हुए एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। सेम डेट बेटा, सेम डेट 1 अगस्त 2016 को ही क्वेश्चन में कहा था कि हम 21,000 पेड कर रहे हैं इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी। तो 1,21,000 में से ना बेटा 21,000 हमने तुरंत पे कर दिया, तुरंत। तो ऐसे में मेरे बच्चे, अब हमने एग्जीक्यूटर को कितने रुपए देने हैं? 1,00,000। और 1,00,000 के क्योंकि 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हम पे कर रहे हैं, तो 1,00,000 को बेटा हम 4 से अगर डिवाइड कराते हैं तो हर हाफ ईयरली में यानी हर 6 महीने में हमें कितनी पेमेंट करनी है एग्जीक्यूटर को? 25,000 रुपए, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। तो मेरा जो ना पहला हाफ ईयरली का पेमेंट अब होगा, वो कब होगा बेटा? जनवरी में। अगस्त के बाद जनवरी में। 6 महीने कब कंप्लीट होगा हमारे? जनवरी में। तो 31 जनवरी को हम पहली पेमेंट करेंगे। पर जैसे हम जनवरी में पहुंचेंगे तो हमारा सन तो चेंज हो जाएगा ना, 2017 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखो लिख दिया 2017 31 जाए। पर पेमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट भी यहाँ पर अपना क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट भी देंगे 6 महीने का। तो इससे एग्जीक्यूटर का अकाउंट बढ़ेगा, तो इससे लाइबिलिटी बिजनेस की बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट को एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, लाइबिलिटी दिखा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो कितनी पेमेंट करनी बाकी है बताओ अब एग्जीक्यूटर को? सर 1,00,000, क्योंकि देखो 1,21,000 में से 21,000 आपने इमीडिएटली पे कर दिए थे। तो अभी कितने पे करने बाकी है? 1,00,000। तो 1,00,000 का ना 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, और 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो सही, पर 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि ये पेमेंट हम 6 महीने में कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी हम 6 महीने का देंगे। तो 6/12 प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो 12 महीने में से 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, जो कि कितना आएगा? 5,000 रुपये। तो जब मैं 31 जनवरी को पेमेंट करने जाऊंगा अपने एग्जीक्यूटर को, तो बिजनेस की अब लाइबिलिटी क्रेडिट से क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो 31 जनवरी 2017 सेम सेम डेट, क्योंकि सेम डेट पे मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया, लाइबिलिटी दिखाया एग्जीक्यूटर में, और अब मैं उसकी पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो कहा 25,000 तो हम पहले 6 महीने की पेमेंट कर रहे हैं 25,000, बट उसके साथ साथ इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर रहे हैं 5,000। टोटल पेमेंट कर दी मैंने 30,000। तो देखो इंटरेस्ट के नीचे मैंने यहाँ 1 लिखा है, और पेमेंट के नीचे भी, टू बैंक के नीचे भी 1 लिखा है। मतलब ये जो इंटरेस्ट था, ये पहली इंस्टॉलमेंट का था, और पहली इंस्टॉलमेंट देखो हमने यहाँ पर टू बैंक करके पे भी कर दी। 25,000 प्रिंसिपल के, 5,000 रुपए हमारे इंटरेस्ट के, और इसी के साथ हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, पहली इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपए। बोलो बात समझ में आई? और मैंने यही तो बताया था कि जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट प्रिंसिपल, यानी जो आप अमाउंट एक्चुअली में एग्जीक्यूटर को पे करना था वो पे कर रहे होते हो, और कुछ अमाउंट आप इंटरेस्ट का भी पे कर रहे होते हो, क्योंकि आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट डिले कर रहे हो। तुरंत पेमेंट नहीं करी आपने 1 अगस्त को, पेमेंट में थोड़ी डिले हो रही है, इसलिए डिले का क्या चार्ज होता है बेटा? इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आप दे रहे हो। फिर आपकी देखो दूसरी पेमेंट कब होनी है? दूसरी पेमेंट आपकी होनी है 31 जनवरी के बाद सीधा आप 31 जुलाई को। पर बीच में आपका पड़ रहा है अकाउंटिंग ईयर, तो यहाँ पर बेटा आपको अपने अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, तो हमें यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो मैं जब मार्च में बेटा अकाउंटिंग ईयर क्लोज करूंगा अपना, तो देखो जनवरी में मैं नो डाउट इंटरेस्ट चढ़ा चुका हूँ, वो पे भी कर आ चुका हूँ। बट अब जो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब पे होगी? जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। तो मेरा जो इंटरेस्ट लगना चालू होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का, वो होगा चालू कब से? कब से चालू होगा? फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। पर क्योंकि मेरा मार्च में ही ईयर क्लोज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ एक्रूड करना पड़ेगा, और 4 महीने का इंटरेस्ट मुझे यहाँ एक्रूड करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा 6 महीने का इंटरेस्ट ये बन जाएगा, और फिर फाइनली मैं जुलाई में जाकर इसे पे कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? जब मैं 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज करूंगा, तो क्लोज करने से पहले मुझे बाय इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। बाय इंटरेस्ट अकाउंट इसे एक्रूड करना पड़ेगा। एक्रूड का मतलब है कि इंटरेस्ट अराइज तो हो गया, बट अभी हम इसको पे नहीं कर सकते, अभी ये ड्यू नहीं हुआ,
अराइज हो गया बट नॉट ड्यू, अभी इसको पे नहीं कर सकते। बस हाँ, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 2 महीने का। तो बताइए अब कितनी पेमेंट करनी बाकी है टीस के एग्जीक्यूटर को? 75,000। तो 70, क्योंकि ये देखो 1,21,000 में से 21,000 दे चुका हूँ, बचा 1,00,000। 1,00,000 में मैं 25,000 दे चुका हूँ तो बचा 75। सर 5,000 भी तो दिए। अरे वो इंटरेस्ट के थे ना बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिट भी किया और फिर उसको पे भी कर दिया। मैंने जो एग्जीक्यूटर को पे किया है अभी वो 25,000 रुपये 1,00,000 में से कर दिया है, तो 75,000 रुपये देने बाकी हैं। 75,000 का 10% अगर मैं निकालता हूँ तो यह आता है 7,500। बट इसको प्रोपोर्शनेट करा जाएगा 2 मंथ बेसिस पे, क्योंकि हम 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो 2/12, 12 मंथ्स में से 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, तो ये आएगा 1,250। ठीक है, बोलो बात समझ में। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 2 भी लिखा है ये समझाने के लिए कि ये इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट का है, बट कितने महीने का है? 2 महीने का है। ठीक है, अब बेटा मैं अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा, क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा है मेरा। तो जो क्रेडिट साइड का आइटम है, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है, जो क्रेडिट साइड का आइटम है सबको प्लस कर दो। ठीक है, 1,27,250। जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा, 1,27,250। और इसमें से माइनस कर दो डेबिट फिगर्स, 21,000 जो पे किया, 30,000 जो पे किया, लेस कर दो। तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना आया? क्लोजिंग बैलेंस 76,250। अब ये मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। चलो सन तो सेम ही रहेगा सॉरी, सन तो आपका सेम ही रहेगा 2017, बट आपका मंथ चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आपका, और ये आएगा 76,250। अब बताइए आप नेक्स्ट पेमेंट कब कर रहे हो? सर अब हमारी मार्च से हम अप्रैल में आ गए, हमारा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हाफ ईयर की पेमेंट होगी वो जुलाई में होगी, 31 जुलाई को। तो मेरे बच्चे जब आप 31 जुलाई में आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 31 जुलाई। पर पेमेंट करने से पहले आपको इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ेगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है 2, क्योंकि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। कितनी पेमेंट अभी तक करनी बाकी है? देखो अभी तक आप ना एग्जीक्यूटर को 1,21,000 में से 21,000 आप इमीडिएट देकर आ चुके थे, तो एग्जीक्यूटर को कितने देने बाकी थे? 1,00,000। 1,00,000 में से 25,000 देकर आ चुके हो तो 75 देने बाकी हैं। ठीक है, 75, 75। तो 75,000 पे हम लगाएंगे 10% का इंटरेस्ट, पर 6 मंथ के हिसाब से नहीं, 4 मंथ के हिसाब से। पर सर इंटरेस्ट जो आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हो तो 6 महीने के हिसाब से कर रहे हो ना, हर 6 महीने तो 6 महीने का लगना चाहिए। बेटा 2 महीने का पहले लगा चुका हूँ, याद है, फैब एंड मार्च। तो फैब मार्च का मैं यहीं लगा चुका हूँ इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया था बेटा, इसलिए मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लगाना पड़ा, और 4 महीने का इंटरेस्ट मुझे यहाँ लगाना पड़ा। तो 75,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। तो प्रोपोर्शनेटली कितना इंटरेस्ट आया ये बेटा? 4 महीने का 2,500। अब देखो ये 2 महीने का इंटरेस्ट है, ये 4 महीने का इंटरेस्ट है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 3,750। यानी 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है? 3,750। अगर आप 75,000 पे 10% निकालते हो 6 महीने के हिसाब से, तो पता है इतना ही आएगा, 3,750। बस दिक्कत ये थी बेटा हम 6 महीने का लगा नहीं पाए, क्योंकि 2 महीने का हमें पहले लगाना पड़ा और 4 महीने का अब हम प्रेजेंट ईयर में लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रेजेंट ईयर में 4 ही महीने आ पा रहे हैं, अप्रैल टू जुलाई। और जो फैब और मार्च है ना वो प्रीवियस ईयर में आ रहे थे, इसलिए मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर में 2 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, प्रेजेंट में 4 महीने का लगा दिया, और टोटल ये 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया। अब सेम 31 जुलाई 2017 को बेटा मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ टू बैंक अकाउंट करके, सेकंड इंस्टॉलमेंट। 25,000 रुपये तो वही दे रहा हूँ जो एग्जीक्यूटर को प्रिंसिपल अमाउंट देना था, ओरिजिनल अमाउंट वो दे रहा हूँ 25। पर 3,750 मैं किसके दे रहा हूँ? टोटल इंटरेस्ट के। तो टोटल पेमेंट कितनी कर दी? 28,750। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट नाम की लाइबिलिटी क्या होगी बेटा? रिड्यूस होगी, क्योंकि हमने कुछ पेमेंट प्रिंसिपल का, कुछ पेमेंट इंटरेस्ट का कर दिया। बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ। अब आप बताइए मेरी नेक्स्ट पेमेंट अब कब होगी, जरा देखकर बताइए। जुलाई को हमने कर दी पेमेंट, अब हमारी नेक्स्ट पेमेंट होगी 6 महीने बाद, यानी जनवरी में। पर जैसे ही मैं जनवरी में पहुंचूंगा मेरा सन चेंज हो जाएगा 2018। बोलो हाँ कि ना? पर देखो अभी अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हो रहा, तो इन 6 महीने का इंटरेस्ट डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हो रहा तो सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा था कि फैब से लेके जुलाई तक हमें 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना था, पर फैब और मार्च मेरे प्रीवियस ईयर में आ रहे थे, और अप्रैल से जुलाई मेरे प्रेजेंट ईयर में आ रहे थे, प्रेजेंट में।
तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट मुझे 2 महीने का पिछले साल लगाना पड़ा और 4 महीने का प्रेजेंट में लगाना पड़ा। पर जो अब हमारा थर्ड हाफ ईयरली का इंस्टॉलमेंट है वो तो अगस्त से लेके जनवरी तक है, 6 महीने। तो इस बीच तो कोई अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पूरे 6 महीने के हम इकट्ठा ही लगा सकते हैं। पर यस, जनवरी में आते साथ ही मेरा सन चेंज हो गया। तो देखो, सन चेंज हुआ 2018, 31 जनवरी को मैं पेमेंट करने जाऊंगा। पर पेमेंट करने से पहले मुझे इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट देने जा रहे हैं। इस इंटरेस्ट को पहले एग्जीक्यूटिव अकाउंट में क्या दिखाना होगा, लाइबिलिटी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। हम लिखेंगे कि 25,000 हम एक बार दे चुके हैं, 25,000 हम एक बार दे चुके हैं। जो 5,000 और 3,750 हम दे रहे हो तो इंटरेस्ट का पैसा है। उस इंटरेस्ट को हमने एक बार लाइबिलिटी दिखाया, पे कर दिया, तो कैंसिल हो गया। फिर जो इंटरेस्ट हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट का दिखाया उसको हमने पे कर दिया, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, वो तो पे ही हो गया एक तरीके से। तो हमने 1 लाख में से 25,000 एक बार दे दिए, 25,000 एक बार दे दिए, तो 50,000 हम दे चुके हैं। अब कितना देना बाकी है, 50,000। तो जो तीसरी इंस्टॉलमेंट का जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे ना, वो 50,000 के प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाएंगे। 10% का कितने महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, यानी 6/12। सॉल्व करते हैं तो बेटा ये 2500 रुपये का इंटरेस्ट आएगा 6 महीने का, सीधा सीधा। और मैं 31 जनवरी को आप पे करने जाऊंगा, तो पे करने से बेटा मेरी लाइबिलिटी होगी कम। तो टू बैंक अकाउंट करके तीसरी इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। 25,000 रुपये तो वंस अगेन मुझे पे करने हैं, किसके, एग्जीक्यूटर्स के जो प्रिंसिपल अमाउंट है ओरिजिनल वो देना है। पर 2500 रुपये में अलग से किसके दे रहा हूँ, इंटरेस्ट के। जैसे ही पे करूंगा बेटा लाइबिलिटी कम हो जाएगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट में लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और ऐसे में मेरे बच्चे, यहाँ पर हमने एग्जीक्यूटर को पे कर दिया 27,500। अब मेरी जो नेक्स्ट पेमेंट है 31 जनवरी को, देखो इंटरेस्ट चढ़ाया और हमने पेमेंट भी कर दी। बट अब 31 जनवरी के बाद मेरी नेक्स्ट पेमेंट होगी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, यानी 6 महीने के बाद, वो होगी 31 जुलाई को। तो अब आप मुझे बताइए, 6 महीने की 6 महीने का मुझे अभी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा दोबारा से। पर पर क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी पेमेंट होगी एग्जीक्यूटर को वो जुलाई में होगी, पर उससे पहले मेरा मार्च आ रहा है। मार्च क्या है, मेरा क्लोजिंग ईयर, अकाउंट क्लोज करने होते हैं बेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैब और मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट अलग दिखाना पड़ेगा, और अप्रैल से जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट अब अलग दिखाना पड़ेगा। होगा तो वो टोटल 6 महीने का ही, पर थोड़ा सा ना क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगी। 2 महीने आ जाएगा प्रीवियस ईयर में, और 4 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा प्रेजेंट में, फिर ये जोड़कर 6 ही महीने हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मार्च में आकर पहले मुझे अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना पड़ेगा। तो मार्च में जैसे ही मैं 31 मार्च को आऊंगा, ठीक है, देखो सन तो चेंज हो गया 2018 ना, तो सन तो सेम ही है। खैर, जनवरी से हम मार्च में आ गए, 31 मार्च। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट हम क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटी दिखाएंगे। और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट अब बताइए कितने देने बाकी है। देखो 1 लाख देना बाकी था, 1 लाख में से 21 तुरंत दे दिए थे। देने कितने बाकी थे, 1 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट में 25 दे दिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 25 दे दिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 25 दे दिए, 75 दे चुका हूँ। कितना देना बाकी है, बस अब 25,000। 10% का इंटरेस्ट लगेगा, पर कितने महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो अभी हमें प्रोपोर्शनेटली 2 महीने का, फैब और मार्च, 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर एक्रूड करना है। एक्रूड मतलब अराइज हो गया ये इंटरेस्ट, बट अभी आप इसको पे नहीं कर सकते, क्योंकि पे तो हम कब करेंगे, जुलाई में। ठीक है, जुलाई में पे करेंगे, देखो जुलाई में। तो अभी हमने बस इंटरेस्ट को एक्रूड करके दिखा दिया। और 25,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12 करते हो तो कितना आता है, 417। कितना आता है, 417। तो ये इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। अब आपको निकालना है अपना क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस किससे निकलेगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट आपकी लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, तो यह है 81,667। यही डेबिट का टोटल हो जाएगा 81,667। और डेबिट के टोटल में से डेबिट फिगर आप क्या कर देंगे, लेस। जो भी डेबिट में आपने पेमेंट्स करी हैं, लाइबिलिटी रिड्यूस करी है पेमेंट करके, उन्हें लेस करेंगे। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना अब आपका, टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को, वो आएगा 25,417 रुपये। और यही कैरी डाउन बैलेंस आगे जाके, क्योंकि सन तो सेम ही है, अभी 2018 में अप्रैल में ही आए हो बेटा, मार्च से अप्रैल में ही आए हो। तो अप्रैल में आप इसको लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, या आपका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, कितना आ गया, 25,417। अब आप क्या करोगे, आपकी पेमेंट डेट क्योंकि कब है, फोर्थ ईयर, जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो है 31 जुलाई। तो आपको 4 महीने बाद अब पेमेंट करनी है। तब आ जाइए आप,
31 जुलाई को। बाय इंटरेस्ट दिखाएंगे 25,000 रुपये देने बाकी हैं, क्योंकि अब 25,000 रुपये देने बाकी थे एग्जीक्यूटर को। 10% का इंटरेस्ट लगेगा पर 4 महीने के हिसाब से, क्योंकि 2 महीने का आप प्रीवियस ईयर में लगा चुके हो फैब मार्च। तो अब प्रेजेंट ईयर में लगेगा अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 4/12। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 833 आएगा बेटा। और देखो 2 महीने का इंटरेस्ट आया 417, 4 महीने का इंटरेस्ट आया 833, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1250। तो जब आप पेमेंट करने जाएंगे ना 31 जुलाई को, देखो पेमेंट करेंगे, अब ये लास्ट पेमेंट है आपकी, आप पेमेंट करने जाएंगे 31 जुलाई को, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर लायबिलिटी कम होगी बेटा तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में डेबिट साइड करोगे। तो जब आप पेमेंट करोगे तो टू बैंक अकाउंट करके 25,000 तो एग्जीक्यूटर का प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको ओरिजिनली देना था, और 1250 1250 का इंटरेस्ट भी आप उन्हें 6 महीने के हिसाब से दे दोगे, जो कि हमने निकाला तो 2 महीने का प्रीवियस ईयर में और 4 महीने का प्रेजेंट में, टोटल करके कितना आया 1250। तो देखो ये इंटरेस्ट हमने लायबिलिटी दिखाया, पर फिर फाइनली हम इसको क्या कर रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, तो लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो टोटल हमने कितना पे कर दिया, 25,000 प्रिंसिपल का, 1250 इंटरेस्ट का, टोटल पेमेंट हमने कर दी 26,250 की। तो देखो क्रेडिट साइड में भी 26,250, डेबिट साइड में भी 26,250, अकाउंट क्लोज। बोलो बात समझ में आई। तो ये ना बहुत अच्छा पॉइंट था, आप इसको बहुत अच्छे से देखना, इसकी प्रैक्टिस करना बेटा बार बार, जिससे कि कंसेप्ट आपके और स्ट्रांग हो। नेक्स्ट लेक्चर भी बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी से संबंधित, वहां पे भी हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। एटलीस्ट मैं 2 क्वेश्चन तो करा दूं, तो एक मैंने यहाँ करा दिया और एक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तब बेटा हमारा जो चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर वो क्लोज हो जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि जर्नल एंट्री भी पास करो, तो जर्नल एंट्री पास करना कोई बड़ी बात तो है नहीं बेटा। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट आपने, देखो अकाउंट की तो एंट्री पास होती है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आपने देखा था कि आपकी मशीनरी घट रही थी, है ना। तो मशीनरी घट रही थी, मशीनरी क्या होता है आपका एसेट, पर जब एसेट घटता है तो मशीन होता है क्रेडिट, और एसेट के घटने से जो नुकसान मिला, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, वो किसको मिला, रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। नरेशन अब आप इसकी खुद भी लिख सकते हैं, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड या बीइंग मशीनरी रिवैल्यूड, ठीक है, लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपने बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में देखा था कि आपका पेटेंट और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी बढ़ रहा था, तो पेटेंट और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी क्या था, एसेट, और आपके एसेट बढ़ते हैं ना तो वो डेबिट होते हैं, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर ये एसेट बढ़ने से फायदा किसको मिला, रिवोल्यूशन को, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो एंट्री जो पास होगी वो होगी पेटेंट अकाउंट डेबिट, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 10,000, 25,000, और रिवोल्यूशन अकाउंट में आपने कितना इनकम डाल दिया अपना 35,000। फाइनली फिर बेटा आपने रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला था, और प्रॉफिट कितना आया था 25,000। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड हायर साइड पे था, डेबिट साइड लोअर साइड पे था। तो क्रेडिट साइड कितना हायर था 25, क्योंकि 35 में से 10 घटाओगे ना, 25 और 10 कितने होते हैं 35, 35 में से 10 घटाओगे ना तो भी क्रेडिट में 25,000 है। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो क्रेडिट प्रॉफिट है वो किसको दिया जा रहा था, पार्टनर को। तो यहाँ तो डेबिट कर रहे थे रिवोल्यूशन में, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे थे ये प्रॉफिट, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डाउन हो रहा था। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डाउन हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट किनको दिया जा रहा है, पार्टनर्स को। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट। और ये प्रॉफिट किनको दिया, आरएसटी को, तो आरएसटी का कैपिटल बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ता है तो लायबिलिटी भी बढ़ती है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आर टू एस एंड टू टीज कैपिटल 25,000, 12,500, 7,500, 5,000 ये आपने लिख दिया। नरेशन आप इसकी लिख सकते हो, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेसो। फिर उसके बाद बेटा अगर देखा जाए तो हमने ना देखो रिवोल्यूशन की एंट्री तो पास कर ली। इसके बाद आते हैं टीज कैपिटल में, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में। देखो ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होती, रिवोल्यूशन की प्रॉफिट की एंट्री आप कर चुके हो तो पास नहीं होगी। आर और एस ने गुडविल दी थी बेटा किसको, टी को, तो टी का अकाउंट बड़ा था, तो आर और एस दे रहे थे टी को, तो आर और एस का अकाउंट तो घट रहा होगा ना। तो देखो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। आर कितनी गुडविल दे रहा था 21,875, एस कितनी दे रहा था 13,125, और टीज के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा था 35,000। इसकी नरेशन हो जाती है बीइंग टीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो, ठीक है। तो इसकी नरेशन आप कर सकते हो। नरेशन में ज्यादा बोलते हैं ना कि दिमाग खराब नहीं करना, नरेशन में बस समझा दो 1 या 2 लाइन में कि जो एंट्री आपने पास करी है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बांटा,
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या था आपके लिए? देखो जब बैलेंस शीट देखी थी आपने तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी था। आज ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप पार्टनर के बीच में बांट रहे हो क्योंकि कोई क्लेम वगैरह तो आया नहीं, तो ये सारा रिजर्व आप अपने पार्टनर आरएसटी के बीच में बांट रहे हो। तो ये जो लाइबिलिटी थी, पहले लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं? क्रेडिटेड। आज आप इसे खत्म कर रहे हो तो ये रिजर्व, ये लाइबिलिटी क्रेडिट से क्या होगी? डेबिट। तो आपने जब एंट्री पास करी ना, तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया, क्लेम आता तो हम लिखते टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और क्लेम को लाइबिलिटी दिखाते, पर कोई लाइबिलिटी है ही नहीं तो क्या दिखाएं। तो इसलिए सारा रिजर्व आर एस टी के बीच में बांट दिया, और आर एस टी को अगर आप प्रॉफिट दोगे तो इनसे इनका अकाउंट बढ़ेगा और बिजनेस के लिए कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी। तो हमने ना बेटा इनको 5:3:2 जो इनका ओल्ड रेशो था बांट दिया 5/10, 3/10, 2/10 में। आप निकाल ही सकते हो 30,000 का 5/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, ऐसे ही आप 3/10, 2/10 करके एस और टी का निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे हमें टी से मतलब था पर चलो हमने पूरी एंट्री पास कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद हमने गुडविल, जो परचेज गुडविल थी हमारे पास जो हमने राइट ऑफ करी थी, वो लॉस हुआ था बेटा टी का। ठीक है, तो वो भी हमने टी के बीच में लॉस बांटा। तो जब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्या है बेटा? एसेट थी, तो ये एसेट इंटेंजिबल एसेट एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। आज हम इसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो हम इसे डेबिट से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने गुडविल को ना, परचेज गुडविल को डेबिट से क्रेडिट किया और इससे होने वाला लॉस हमने किसको दे दिया? आरएसटी को। कौन से रेशो में? 5:3:2 में। तो 25,000 को 5/10, 3/10 एंड 2/10 में बांटोगे ना तो 12,500, 7,500 और 5,000 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन होगा बीइंग परचेज गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट भी हमने बांटने की एंट्री कर दी, लॉस की भी। फिर इसके बाद बेटा हमने 4 महीने का प्रॉफिट दिया था 5,000 रुपये। 4 महीने का जो प्रॉफिट आप दे रहे हो तो वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की मदद से दिया जा रहा है। बिजनेस को तो नुकसान हो रहा है ना बेटा प्रॉफिट देने से, तो पीएनएल सस्पेंस नाम का जो अकाउंट क्रिएट किया गया है जानबूझ के, क्योंकि 4 महीने में ही आप प्रॉफिट दे रहे हो। अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी भी नहीं, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनेगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ा, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। बिजनेस ने इसको अपना एक्सपेंस दिखाया, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और यहाँ से प्रॉफिट निकाल कर किसको दिया? टीज कैपिटल को। तो टू टीज कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट डाल दिया? 5,000 एंड 5,000। तो मुझे लगता है ये भी आ गया होगा। इसमें आप लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ गिवन टू टीज एग्जीक्यूटिव या टीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद बेटा फाइनली आया टीज कैपिटल का बैलेंस, जो हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? टीज के एग्जीक्यूटर में। तो टीज का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और ये भेजा जा रहा है कहाँ? एग्जीक्यूटर में। तो एग्जीक्यूटर अब क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटर को अब लाइबिलिटी दिखाया जा रहा है। तो अब हम टीज के एग्जीक्यूटर्स को पे करेंगे। तो टीज का कैपिटल हमने डेबिट करा और ये अमाउंट भेज दिया टीज के एग्जीक्यूटर में। तो अब टीज के एग्जीक्यूटर को लाइबिलिटी दिखाया जाएगा। टीज कैपिटल लाइबिलिटी थी बट ये लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही तो डेबिट, बट टीज एग्जीक्यूटर की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, 1,21,000, 1,21,000। और टीज के एग्जीक्यूटर को 1 अगस्त को हमने ऑन एन इंस्टेंट 21,000 रुपए भी पे करे थे। तो टीज का एग्जीक्यूटर हम डेबिट करेंगे बेटा 21,000 से और टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे 21,000। बैंक बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट, याद है ना? और अगर आप अपने बैंक से पेमेंट करते हो 21,000 के तो एसेट डाउन होता है, तो एसेट होते हैं डेबिट, पर जब रिड्यूस होते हैं तो होते हैं क्रेडिट। तो देखो मैंने सारा लॉजिक आपको दे दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेशन बीइंग पेमेंट मेड टू टीज एग्जीक्यूटर, यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपका इंटरेस्ट क्लियर हो गई? मैंने हो सका बेटा जितना, मैंने थोड़ा जल्दी कराया पर जितना हो सकता है मैं चाहता हूँ अगर कोई नया बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप सो कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, मजा आया। कम से कम 1 घंटा लग गया, शायद 1 घंटे से ऊपर ही हो गया मुझे। तो मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एग्जाम में आप इसे बिल्कुल भी गलत ना करो, ना करो, ना करो। ठीक है, चलो। तो मेरे बच्चे आज का लेक्चर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड आई होप सो कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज आपने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है कि एग्जीक्यूटर्स को हम इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन होगा वो भी सेम इसी चीज़ के ऊपर होगा कि वंस अगेन हम एग्जीक्यूटर्स को इंस्टॉलमेंट में कैसे पे कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए बिल्कुल, और फिर हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलेंगे बेटा, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
ठीक है। तो हो सके तो बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियोस को, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, जिनसे कि उनके भी अकाउंट्स में कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो पाए। और बोलते हैं ना कि मेरा जो एफर्ट है, बस मुझे लगेगा कि अगर आप के किसी भी काम आ सका और आपके चेहरे पे स्माइल आ सके मेरी वजह से, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा, सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि रिटर्न जो होता है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा होगा आपकी स्माइल। ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सेम इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना।